प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो तीन चीज़ की गारंटी देना चाहते हैं। पहला, कि अगर आप इस वीडियो को पूरा करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे ना बने। ये चीज़ की गारंटी मैं इस वीडियो में देता हूं, अगर आप पूरा वीडियो को पूरे ध्यान से और मन से करते हो तब। दूसरा गारंटी ये है कि मैंने इस वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का जो मैंने इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में मैंने छोड़ दिया हो। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है पूरी की पूरी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस या फिर अच्छे साबित होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। ठीक है। अगर डेली लाइफ में हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइव प्रोसेस होता क्या है ना। तो लाइव प्रोसेस से जानने से पहले क्या हम ये आप बता सकते हैं आप कि एक लाइव प्रोसेस किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में आप देखोगे, एक तो हो गया हमारा लिविंग और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि तो ये हो गए हमारे नॉन लिविंग। क्या हो जाते हैं? नॉन लिविंग। ठीक है। अब नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस होता क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, जिनमें से वो खाना खाते हैं, है ना, और भी डिफरेंट, जैसे उनमें से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे जो लाइव प्रोसेस होते हैं वो लाइव प्रोसेस आपको नहीं दिखेंगे। सिंपल सी बात है यानी अगर आप देखो कि लिविंग नॉन लिविंग वाले थोड़े ना खुद से हिल लेंगे, इधर उधर जा रहे हैं। आपने कभी देखा है कि पत्थर खुद से हिल के उधर उधर जा रहा है? खुद ही जा रहा है? नहीं जाता है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम नॉन लिविंग। दूसरी बात, अगर क्लासिफिकेशन की बात आती है कि कोई परफेक्ट डेफिनेशन क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जिनमें आपको सेल्फ मूवमेंट दिखती है। सेल्फ मूवमेंट समझते हैं आप? सेल्फ मूवमेंट मतलब जहां पे ये ऑर्गेनिज्म खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पे क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। अब पूछोगे सर, हम तो खाना खाने के लिए बेड से उठते ही नहीं, हम तो मूव ही नहीं करते हैं, तो क्या हम लिविंग हैं? तो हाँ, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। क्यों? क्योंकि आप में अगर खाना खाने के लिए उठ नहीं रहे, बल्कि खा तो रहे हो ना, कभी तो उठोगे बेड से, तो क्या है, आप क्लासीफाई हो जाओगे एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह की प्रक्रियाएं नहीं करती है। सिंपल सी बात है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लाइफ प्रोसेस में ऐसी प्रक्रिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं जिंदा रहने के लिए, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन लिविंग में, तो यहाँ नो मेटाबॉलिक, यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होती है। ठीक है। और जबकि लिविंग में यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस और क्या क्या होता है? सर जी कंफ्यूज मत करो, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते क्या है ये तो बताओ। तो चलिए आगे आते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस हम बताते हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म होती है। पहला क्या है? तो पहला बात करते हैं न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। अच्छा सा कोई भी खाना खा लिए, कोई भी क्या, अच्छा सा खाना ही खाएंगे, है ना। अच्छा, अगर ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना है, अगर इच्छा है कि हम ज्यादा दिनों तक जिंदा रहें, तो आपको पता है कि हमको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, बाहर की चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है। तो उसमें क्या होता है कि उस प्रोसेस जहाँ पे हम खाना खाने की प्रक्रिया, उनको हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो जिंदा रहने के लिए तो सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्पिरेशन यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो जहां तक है कि ऑक्सीजन ही जरूरी है। अरे खाने के बिना एक दो दिन तो चल भी सकता है, लेकिन हवा के बिना तो मतलब 10-15 सेकंड भी थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता है यानी। तो उस केस में हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि अगर हम फूड खा लिए, खाना खा लिए, तो वो खाना कैसे जाता है, या वो खाना जो है पूरे बॉडी ऑर्गन में कैसे पहुंचता है, आपके सर वो खाना, मतलब आपके जो ब्रेन है उनको वो कैसे पहुंचता है। मतलब आप समझ सकते हो कि बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है। यानी आपको ब्रेन को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपके फूड को भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल फूड टू जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब अगर बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में, अब खाना तो खा लिए, अब सारा खाना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल यानी हार्म करते हैं। उन सारे फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत जरूरी है। जिस तरह खाना खाना जरूरी है ना, उसी तरह से एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है। अगर ये बॉडी में ना होना, अगर आप मान लो कि नहीं जा रहे हो 1 नंबर 2 नंबर, समझ रहे हो कि नहीं, तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम वो बहुत ही सीवियर होता है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिंदा रहने के लिए एक और जरूरी है कि आपका दिमाग सही से काम करे। दिमाग सही से काम नहीं करेगा भैया, तो आप समझ सकते हो ना कि आप जिंदा नहीं रहोगे ना। और तीसरी बात आती है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। किसकी बात आती है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यानी कि बॉडी में ग्रोथ का होना और रिप्रोडक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल की, तो सिंगल इंडिविजुअल में क्या क्या जरूरी हो सकता है? पहला, ये न्यूट्रिशन जरूरी हो सकता है, रेस्पिरेशन जरूरी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। लेकिन ग्रोथ की बात अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इनके बिना हम जिंदा, अगर इसके बिना हम बोले तो इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि स्पीशीज के
पूरे के पूरे स्पीसीज की जब बात आ जाती है तब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का भी होना बहुत ही जरूरी है लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, है कि नहीं। अब अगर हम बात करते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बता दी मास्टर साहब, आप बहुत बता दिए कि फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के पार्ट हो गए। ये सारे अगर आपके बॉडी में हो रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हो, है ना। अब हम बात करते हैं कि ये परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या ये लाइफ प्रोसेस का क्या परिचय है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या कर रहे हैं, सम्मिलित रूप से अगर हम बात करते हैं, सम्मिलित रूप से सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। द बेसिक वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर है या नहीं। तो वो सारे बेसिक फंक्शन आपके बॉडी में होते रहें ताकि आप इस अर्थ पे एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहो, है ना। अब बॉडी जो है वो क्या रहे, जिंदा रहे, ठीक है। अच्छा, मरने के बाद क्या ये लाइफ प्रोसेस होते हैं? नहीं होते, ऑफ कोर्स सी बात है। अपडेट हो जाते हो तो सारा लाइफ प्रोसेस, सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब आप मर जाते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ प्रोसेस का बॉडी में होना बहुत जरूरी है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, अगर हम सोते हैं सर, अगर हम सो जाते हैं तो क्या आप बताओगे कि सोने के बाद भी लाइफ प्रोसेस होता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या हम तब भी जिंदा रहते हैं क्या? लोग कहते हैं कि सोने के बाद तो इंसान मर ही जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप जिंदा रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहता है आपको अलाइव करने के लिए। अगर आप मर जाते, सुन लोगे, अगर आप मर जाते तो सुबह तो उठते ही नहीं, है ना। इसका मतलब आपके बॉडी में क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता रहता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें होती रहती है। आप सांस लेते रहते हो, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि रात को सांस नहीं लेते, सांस तो लेते ही। तो आप क्या रहते हो उस समय भी हमारी बॉडी में, इवन तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इवन वी आर एस्लीप सेल मेंटेन वर्क कंटिन्यूस डायनामिकली। जहां तक कि जब हम सो रहे हैं तभी कोशिकाएं अनुरक्षण का कार्य लगातार उसमें चलता रहता है। अब बात करते हैं कि सर जैसे इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, इनको तो कहीं चलना नहीं होता है, हमें तो इधर उधर जाना भी होता है, लड़ाई करना होता है, झगड़ा करना होता है कि नहीं, पढ़ना होता है, स्कूल जाना होता है, तो हमें तो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू इनके। तो जी हाँ, हमारे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो स्टैटिक चीजें होती है उनमें, ठीक है। अब और भी क्या डिफरेंस होता है इनमें और हम में, ये आगे के हम स्लाइड में आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलें आगे बढ़े, ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या सारे तरह के जो जीव जंतु होते हैं सेम तरह का खाना खाते हैं? नहीं। तो इस पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो तरह के ही ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे। पहला ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता क्या, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट में जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, सर ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं क्या? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके उनको एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हमसे कि एनर्जी जो होती है कभी भी खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती है। उसी तरह से जो सनलाइट है, सनलाइट के पास भी एनर्जी है, वाटर के पास भी एनर्जी है, और गैसेस के पास ऑफ कोर्स एनर्जी होती है। तो वही एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कौन, प्लांट। किसके हेल्प से, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, ये क्या है, H2O, वाटर के हेल्प से। और प्लांट में ऑलरेडी लीफ में क्या होता है आपको पता है कि क्लोरोफिल, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोफिल के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज कर देते हैं ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या लिखा हुआ है, C6H12 है, H12O6 है ना, ये H12 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, C6, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दूं इसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके जो प्लांट है वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं, ये क्या है, ये है आपका स्टार्च। स्टार्च का ही फॉर्म कह सकते हैं आप इसको कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली। तो बोलेंगे कि ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ पे पहला तो होता है कि लाइट एनर्जी जो इन्वायरमेंट में है उनको ट्रैप करना, और वो ट्रैप करने का काम करेंगे कौन, क्लोरोफिल करेंगे, है ना। और वाटर में आपको पता है कि वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को स्प्लिट करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में चेंज करना, ओवरऑल प्रोसेस तो यही होता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब ये प्रोसेस को कहते क्या है, जहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद ही बनाते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे इस पूरी दुनिया में जो खाना खुद बनाने वाले हैं ये होते हैं हमारे ये पेड़ भाई साहब। ये पेड़ भाई साहब क्या करते हैं, पेड़ भाई साहब खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, ये पहले तो सनलाइट का एनर्जी इन्होंने यूज करा, दूसरा इधर से ये जो वाटर लेगा यहाँ से, ये देखो इनमें क्या है, रूट है ना, ये रूट है, देखो ये रूट है, ये रूट क्या करते हैं,
वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। अच्छा, इनमें हम आगे जाएंगे ना तो आपको पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, वेजल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जाइलम। और ये जाइलम क्या करते हैं, वाटर को नीचे से लेके ऊपर बॉडी पार्ट यानी कि लीफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, है ना। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीफ में वहां तक वाटर को पहुंचा दिए और लीफ इधर सनलाइट को भी एब्जॉर्व कर लिया क्लोरोफिल से, है ना। और लीफ में ही एक छोटा सा क्या होता है, स्टोमाटा, लीफ के इनर पोर्शन में जो क्या होता है इसका स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में अभी आगे बात करते हैं हम। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा होता है ना। तो स्टोमाटा क्या होता है, दिस इज द स्मॉल पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन बिलो द लीफ स्ट्रक्चर, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से वाटर मिल गया, और इधर से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही गया, वाटर मिल ही गया, और इन्हीं दोनों के हेल्प से यहाँ पे क्लोरोफिल में ही यानी कि लीफ में ही क्या होगा, जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, शुगर में, ग्लूकोज में, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे खाना बन गया। अब इसी शुगर को, इसी स्टार्च को हम क्या करते हैं, खाते हैं, यानी एज अ ह्यूमन बींग हम लोग तो किस पे जिंदा, हम लोग तो यही पेड़ भाई साहब पे जिंदा है। ये पेड़ भाई साहब अगर मर गए किसी दिन, समझ रहे हो, जितने भी अगर हम बात करें कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले अगर मर जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे लोग खत्म, स्वाहा। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ बचाओ, समझे कि नहीं, ऐसे ही नहीं कहते हैं कोई पेड़ बचाओ। चलो आगे। अब हम बात करते हैं कि अभी मैंने बताया कि स्टोमाटा की बात करेंगे आगे, तो हम बताए थे कि स्टोमाटा जो होता है वो लीफ, जैसे ये हो गया हमारा लीफ, ठीक है। तो स्टोमाटा के जो लीफ जो है, लीफ के अगर अंदर के भाग यानी कि पीछे के भाग आप देखोगे तो वहाँ क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। और ये जो स्टोमाटा है वो स्टोमाटा क्या करते हैं, स्टोमाटा गैस के एक्सचेंज में, ये जो रंध्र होते हैं, रंध्र ही कहते हैं इसे, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो मुख्य रूप से गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ गैसियस का एक्सचेंज भी नहीं होता है, वाटर के मूवमेंट को भी ट्रांसपिरेशन के हेल्प से स्टोमाटा कंट्रोल करते हैं। अब ये सर बताओ कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना फोटोसिंथेसिस में, फिर ऑक्सीजन का बाहर आना, ये होता कैसे, ये स्टोमाटा क्या अपने आप खुल जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ओपनिंग मैकेनिज्म, जहां पे गार्ड सेल्स, ये क्या है आपका, ये दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल, ठीक है, ये होते हैं गार्ड सेल। जैसे ही इसमें वाटर मूव कर रहा है, दैट इज वाटर फ्लो फ्रॉम सेल टू द गार्ड सेल, और जैसे गार्ड सेल में ये एंटर होता है, ये गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, और स्वेल करते ही ये इधर की ओर खिसकता है, ये इधर की ओर खिसकता है, और बीच में एक होल क्रिएट होता है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे ये गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, वैसे ही ये क्या होता है, फिर से ये जो है छिद्र इसके क्लोज हो जाते हैं, और फिर से वहां पे क्या बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, क्या चीज का बंद हो जाएगा बताओ, तो वहां पे बंद हो जाते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, इसलिए वो फिर से बंद हो जाते हैं ना। तो ये होता है क्लोजिंग मैकेनिज्म, जहां पे गार्ड सेल यूज करते हैं वाटर को और श्रिंक कर जाते हैं, और इस तरह से फिर से पोर क्या हो जाता है, क्लोज, भी सिकुड़ जाती है और ढीली पड़ जाती है, और रंध्र तुरंत ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोमाटा के मैकेनिक्स के बारे में। कभी कभी इस पे एग्जाम में आ जाता है स्टोमाटा के बारे में, तो स्टोमाटा के बारे में आपको पता चल गया है तो आप आगे से गलत नहीं करो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हम आते हैं कि सर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमें पता चल गया कि वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम जैसे दानव क्या करते हैं, उनका खाना जाके खा जाते हैं खा जाते हैं, यानी तो हम कहलाते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा सर, अगर हम नहीं खाएं तो वो तो उनका खाना तो वेस्ट नहीं चला जाएगा, मतलब समझ रहे हो, तो हम लोग तो एक तरह से एहसान ही कर रहे हैं उन पे कि हम लोग फिर खाना खा रहे हैं, ठीक है, तभी तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और खाना बनाने के लिए, है कि नहीं। तो उनको मोटिवेशन के लिए हम लोग उनका खाना खा रहे हैं, दरअसल हमें कोई इच्छा है नहीं वैसे खाने की, अगर देखा जाए तो हमें तो कोई जरूरी भी वैसा, समझ रहे हो तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से उन पर एहसान कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक, यानी कि हम अपने आप को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, सारे किस में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो सर हम लोग तो कभी कभी नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग कहता हूँ, अगर कभी कभी हम लोग मीट वगैरह भी खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, तो देखा जाए तो हम लोग तो प्लांट पे मतलब नहीं भी रह सकते हैं ना, मतलब प्लांट ना भी खाए तो चलेगा, है ना नहीं। तो हम बात करते हैं कि ये जो लिविंग, जिनकी बात कर रहे हैं आप, अगर ये चिकन की बात करते हैं, मुर्गा, समझ रहे हो कि नहीं, मछली, ये सब भी तो कहीं ना कहीं प्लांट प्रोडक्ट पे ही जिंदा है ना। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जो ये सारी चीजें वो प्लांट से ही आ रही, मतलब प्लांट ही है, या सम बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उन्हीं पे हम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम लोग उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं ना। तो अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी तीन पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई करके, एक सेकंड, ये दूसरा नंबर है और ये क्या है, तीसरा नंबर। पहला हो गया आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑलरेडी ह्यूमन बींग आते हैं, जो क्या करते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग खाते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, और डाइजेशन जो होता है ना वो बॉडी के अंदर होता है, यानी कि बॉडी के अंदर पेट में जाके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका डाइजेशन बाहर होता है, हाँ होता है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ फंगी हैं, कुछ बैक्टीरिया है, जिनका डाइजेशन क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके बाद वो खाते हैं, समझ रहे हो, डाइजेशन उनका पहले से ही बाहर, वो कुछ केमिकल वगैरह सीक्रेट करते हैं जिनसे फूड पूरा का पूरा सड़ गल जाता है, उसके बाद वो आराम से खा लेते हैं, जिनको बोलते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो उनमें एक्सटर्नली होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इंटरनली होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, चलो होलोजोइक तो समझ में आ गया। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे फंगी वगैरह होते हैं जो बॉडी के, अभी मैंने बताया आपको सेप्रोफाइटिक, जहाँ पे मरे हुए सड़े हुए गल्लों को खाते हैं, और वो उनका जो एग्जाम्पल हो गया ये फंगी हो गया, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या मृत जीवी। परजीवी क्या होते हैं सर? परजीवी की बात करते हैं पैरासाइटिक। जैसे आप कभी कभी देखोगे ना, तो कोई जैसे पेड़ लगाया अपने आम का, उस पर फल गया बबूल का नहीं नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपने कोई पेड़ लगाया, ठीक है, और उस पर कभी कभी देखोगे ना तो छोटा दूसरा या दूसरा पेड़ भी उस पर उग जाता है। मान लो ये मेन हमारा प्लांट है तो उस पर छोटा उग गया, तो ये क्या करता है, इसके जितने भी न्यूट्रिशन है, इनके न्यूट्रिशन को वो क्या करता है, वो यूज करता है, इसके न्यूट्रिशन को वो यूज करेगा और अपना काम ये करेगा, अपना काम करता रहता है ये। तो इनको हम बोल देते हैं कि देखो तुम ना इस पर डिपेंड है, और अगर इस पर डिपेंड है तुम, तो तुम जो हो गए वो तुम हो गए पैरासाइट। अगर तुम पैरासाइट हो तो तुमको हम बोलेंगे पैरासाइटिक, परजीवी। और ये तुमको सारा का सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा होस्ट। अच्छा ये सर हमेशा नुकसान होता है क्या? पैरासाइटिक तो इसका सारा का सारा न्यूट्रिशन यूज कर ले रहे हैं, है ना, हर बार यूज कर रहे हैं, ये तो बेचारा होस्ट को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये तो होस्ट का सारा चूस ही ले रहे हैं सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह, तो ये पैरासाइटिक तो ज्यादा बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है कि पैरासाइट सारा का सारा न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं और इसी पे जिंदा रहते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब वैसे जहाँ पे पैरासाइट और होस्ट भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फंगी और एल्गाई, फंगी फंगी और एल्गाई, है ना, तो ये दोनों एक तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एल्गा जो होता है, एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बना के रखता है, और ये जो है फंगी उसका खाना खाता है। साथ में ये जो फंगी या फिर फंजाई जिसको हम बोलते हैं, ये फंजाई करता क्या है, ये फंजा उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर में कवरिंग करता है, जिसके कारण जो एल्गा को ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह के रिलेशन जहाँ पे पैरासाइट और होस्ट दोनों के बीच में भी एक तालमेल बना रहता है ना, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये वहां पे यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर हम समरी बताएं तो ओवरऑल समरी यही होती है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ठीक है, समझ में आ गया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक भी समझ में आ गया आपको और हेटरोट्रॉपिक भी समझ में आ गया। अब सर आगे बताओ। तो अब हम बताते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दो में, किसमें बताएंगे हम? दो में बताएंगे। पहला यूनिसेलुलर में, किसमें? यूनिसेलुलर में बात करेंगे, और दूसरा मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को आपको पता है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल जो होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन को। जितने भी फंक्शन बॉडी में होते हैं, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, जितने भी होते हैं, सारा का सारा सिंगल सेल परफॉर्म करता है। वाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि कोई रेस्पिरेशन अलग कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अलग कर रहा है, इसी तरह से अगर हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोई अलग आके कर रहा है, तो मल्टीसेलुलर। जहाँ पे ये नौकर चाकर ज्यादा होते हैं ना, उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। इनको सब एक ही काम कर, घर में एक ही आदमी है, यही काम सब करेगा। ठीक है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जितना काम होता है सब यही कर रहा है। जब मल्टीसेलुलर में क्या है, दो चार लोग हैं तो सारे लोग काम बांट लिए हैं, सारे लोग आपस में करते हैं एक तरह के कोऑर्डिनेशन में करके। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यानी कि एक अकेला व्यक्ति जिनका जिनका साथी नहीं हुआ, समझ रहे हो आप? यूनिसेलुलर तो ये होते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। उसी तरह से पैरामीशियम की बात करेंगे तो ये अमीबा होता क्या है? तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास होता है टेम्पररी फिगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? सूडोपोडिया। और इन्हीं सूडोपोडिया के हेल्प से ये जो अमीबा क्या करते हैं, जो भी फूड बाहर रहता है, जैसे अगर ये हो गया आपका अमीबा, यहाँ पे हो गया फूड, ठीक है, ये जैसे ही फूड को देखा, इसके भर में, इसके मन में आ गया लालच, मन में आ गया इसके लालच। इसने जैसे ही देखा अमीबा को, ये फूड को, अमीबा ने, इसके मन में आ गया लालच, और जैसे ही मन में आ गया लालच, इसने अपना पैर लिया पसार, पैर लिया इसने फैला इस तरह से। जैसे ही पैर इसने फैलाया तो यहाँ पे फूड को लिया कब्जा करके अमीबा ने फूड को अंदर कर लिया, और अंदर करने के बाद ये फूड का करेगा क्या? तो करेगा उसका एकदम यहाँ का एब्जॉर्प्शन, जितने भी फूड में प्रेजेंट रहेंगे न्यूट्रिशन सारा का यूज कर लेगा। यूज करने के बाद इसे फेंक देगा, थ्रो, यूज एंड थ्रो वाला, समझ रहे हो? तो इसने जो पैर फैलाया ना, इसी पैर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी कि कुटपाद, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुटपाद कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा का हो गया आपका न्यूट्रिशन। अमीबा इस तरह के न्यूट्रिशन को हेल्प शो करता है जहां पे उनके सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को इनगल्फ करता है और फूड को यूज करता है, और यूज करके यूज एंड थ्रो वाला काम है भैया इसका। उसी तरह से आप देखो, हाँ देखो यहाँ पे है पूरा का पूरा, जहाँ पे है आपका अमीबा, ये क्या है आपका? अमीबा है, दिख रहा है आपको? अमीबा दिख रहा है या नहीं? ये देखो यहाँ अमीबा दिख रहा है। अमीबा को देख, फूड को जैसे देखा अमीबा ने फूड को लिया अंदर, सॉरी पैर फैलाया, पैर जैसे ही फैलाया पैर, वैसे ही उसके अंदर लिया फूड को, अंदर फूड को किया यूज, सारा मटेरियल लिया चूस, उसके बाद उसने फेंका उसे बाहर, फेंक दिया ना बाहर। यही होता है समाज में, आपका यूज किया जाएगा फिर आपको फेंक दिया जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। इनमें जो यूजफुल चीजें उनको तो वो यूज किया ना, मतलब उनका जो काम का चीज था, बाकी जो चीजें बच गई उनको वो थ्रो कर दिया। तो अमीबा में इसको बोलते हैं प्रोसेस, जहां पे ये क्या है, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। ठीक है,
सूडोपोडिया हो गया, जहाँ पे सूडोपोडिया के हेल्प से सारा। उसी तरह के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक और ऑर्गेनिज्म का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की बात आती है, वहाँ पे क्या होता है, फूड एक ये देखो इसमें जो ना सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फूड को क्या करते हैं, सीलिया के हेल्प से फूड को मूव करते हैं और एक स्पेसिफिक स्पॉट में फूड को लेके जाते हैं और यहाँ से फूड एंटर करता है और फूड वैक्यूल बनता है। उस फूड वैक्यूल में सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब होता है और फिर जो अनडाइजेस्टेड रहता है उसको इससे फिर रिमूव कर देते हैं सेल के बाहर। तो आपको पता है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर में आपको हम दो तरह का बताएं। पहला हो गया आपका अमीबा और दूसरा हो गया आपके पास क्या, दूसरे पास हो गया आपका पैरामीशियम, हो गया ना। तो हो गया अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, समझ में आया या नहीं। तो इस तरह का हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम लेंगे किसका एग्जांपल, ह्यूमन का एग्जांपल, और हम ये देखेंगे कि ह्यूमन कैसे फूड का यूज करता है, कैसे उसके बॉडी के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे सारे में बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ ना, बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ ना, इसको बोलते हैं इंटरनल डाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन में भी बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो जैसे हम बॉडी के अंदर जाते हैं वैसे ही अब हम देखेंगे ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो यहाँ से आपको ध्यान देना एकदम बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, बहुत जरूरी, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। तो ये जो ह्यूमन दिखने वाला, ये जो यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, दिस पिक्चर में क्या क्या है पहले आप उसको देखो, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, मिस मत करना, इसको आराम से देखना। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माउथ, यहीं से हम लोग खाना को खाते हैं, ठीक है, एज यूजुअल यहीं से खाते हैं, सभी लोग यहीं से खाते है ना। तो जैसे हम खाना यहाँ से खाते हैं तो खाना जाता है हमारे फूड के अंदर, और जब आप खाना खाते हो तो आप महसूस करते हो कि ये खाना जो ऊपर नहीं रहता, ये खाना धीरे 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 मूव करता है नीचे की तरफ। ये नीचे जाता कहाँ है, जाने के बाद होता क्या है, इस खाने का आखिर होता क्या है, सारी हमको चीजें बताओ। हमको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, सारा बताओ। तो हम बता रहे हैं, आप गुस्सा मत करो। जैसे ये फूड हमने यहाँ पे खाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो फूड है वो हमारा किसके फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स। हमारा जो मेन एम होता है, मेन एम यानी हमारा जो मकसद होता है, वो मकसद होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करना, और इस सिंपल फूड को चेंज करके इसके जिससे वो बने हुए हैं, जो फूड जिससे मिल मिल के बना हुआ है, उनको तोड़ना। जब फूड वो टूट जाएंगे ना तब हम उनका यूज करेंगे, समझेंगे नहीं। हाँ, तो इसका मतलब जब वो टूट जाएंगे तब हमारा ब्लड जो है उसको एब्जॉर्व करने के कैपेबल होगा, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट तो ब्लड हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उनको ना, तो उनको स्मॉलेस्ट चीज में हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने फूड खाया तो फूड खाने के साथ, जैसे मान लो आप ब्रेड खाते हैं, एग्जांपल मान लो ब्रेड जैसे आपने खाया, मुंह से चबाया 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 32 बार चबाना पड़ता है, पता है कि नहीं। तो चबाने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा जो फूड है वो पूरा का पूरा फूड जो है छोटे छोटे एकदम दांत से काट काट के एकदम छोटे छोटे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारे माउथ में क्या रहता है, हमारे माउथ में भी बहुत सारे वाटरी ग्लैंड्स रहते हैं जो वाटर रिलीज करते हैं ना, और वाटर क्या करते हैं उसको और स्लिपरी बनाते हैं ताकि यहाँ की जो पाइप है इस पाइप में अच्छे से जा सके। अच्छा एक बात बताओ, पाइप में मान लो आप ईंटा भर दोगे तो थोड़ा ना जाएगा वो, है कि नहीं। उसको एकदम, अब मान लो उसमें अगर वाटर को ले जाते तो जैसे ऑयल को ले जाते थोड़ा स्लिपरी है तो पाइप में अच्छे से चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे माउथ में उसको स्लिपरी बनाना बहुत ही जरूरी है। अब माउथ में जैसे ही फूड को आप चबाते हो वैसे ही वहाँ पे होता है सलाइवरी ग्लैंड। वहाँ पे क्या होता है, हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, और इसी ग्लैंड से निकलता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। क्या निकलता है, सलाइवरी अमाइलेज। और वो क्या करते हैं, वो फूड में, फूड जो हम लोग खाते हैं, अच्छा हम लोग जो फूड खाए थे हम लोग प्लांट वाला खाए थे, और सर प्लांट ने बनाया था स्टार्च, आपको याद है जब आप वहाँ बता रहे थे ना तो आपने बताया था कि जो प्लांट है ना वो स्टार्च बना देते हैं, जो शुगर हमने बोला था स्टार्च बना देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर का स्टार्च ही होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे उन्होंने स्टार्च बनाया था तो हम लोग तो खाएं स्टार्च ही खाएं, मान लो कुछ अगर साग वगैरह खाएं तो स्टार्च ही खाएं। तो जैसे स्टार्च खाएं तो सर अगर मान लो इसका मतलब कोई भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा ना तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को चेंज कर देगा शुगर में, यानी कि उस स्टार्च को, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था ना स्टार्च हमारा, वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो है उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ये क्या करा, शुगर में चेंज कर दिया, ठीक है। यानी जो मुख है, दांत भोजन को चबाते हैं, लार में उपस्थित लार अमाइलेज एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल माल्टोज शर्करा में तोड़ता है। शर्करा मतलब होता है शुगर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। माल्टोज यहाँ पे दिया हुआ है, आपको याद क्या रखना है कि शुगर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है। वो सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है कि फूड को ब्रेक डाउन करना है, स्पेसिफिकली बात करें तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुगर में। अब ये फूड का डाइजेशन स्टार्ट, अब यहाँ पे अगर सर टूटना स्टार्ट हो गया तो क्या डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया, हाँ डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा। जो अगर पूछे एग्जाम में कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ। अब डाइजेशन अगर स्टार्ट हो गया तो आगे क्या होगा, आगे होगा कि ये फूड जो है वो नीचे मूव करेंगे, इसके नीचे 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 कैसे मूव करेंगे, ओइसोफेगस में, इसोफेगस लिखा हुआ उसको ओइसोफेगस भी कहते हैं, जहां पे फूड क्या करेगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ फूड आएगा हमारा नीचे। अच्छा सर अगर हम सोते हैं तो फूड फिर कैसे नीचे आएगा, हम खड़े रहेंगे तभी तो ये नीचे आएगा, वरना तो बीच में ही फंस जाएगा, ये तो नीचे तो जाता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फूड होता है ये ग्रेविटी पे काम नहीं करता है नीचे आना, ये काम करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द ओइसोफेगस, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं उसको, क्रमानुकुंचन। मतलब मान लो अगर ये है इसका तो ये क्या करता है, कभी ये सिकुड़ा कभी ये फैला, कभी ये सिकुड़ा कभी ये फैला, सिकुड़ के उसको फूड को और एकदम समझे पीस देना, उसको फिर नीचे ले जाना, इस तरह पीस पीस के नीचे ले जाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
और ये ऐसे मूवमेंट करके ये ले जाता है लास्ट में जे शेप्ड ऑर्गन के पास, और ये जे शेप्ड ऑर्गन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टोमक। जैसे ये फूड यहाँ पे गया स्टोमक में 3 तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं। अगर हम पूछें कि सर बताओ वो 3 तरह के एंजाइम होते कौन कौन है, तो स्टोमक की बात करते हैं तो यहाँ देखो लिखा हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बहुत एकदम वो कोरोसिव एसिड होता है, ये तो पेट को जला देगा। तो हाँ, पेट को न जलाए इसके लिए पेट में म्यूकस भी होता है जो कि HCl और पेट के बीच के लेयर को मेंटेन करता है, यानी कि वो जो श्लेष्मा होता है, जो म्यूकस होता है, वो अमाशय को किससे प्रोटेक्ट करता है, एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये एसिड का काम ही क्या है सर, इतना ये कोरोसिव एसिड का काम ही क्या है? तो एसिड का देखो, क्योंकि ये आपको पता है कि वेरी कोरोसिव होता है, तो ये जर्म्स जो फूड में प्रेजेंट है ना, उस जर्म्स को ये एसिड देता है वहीं पे मार। पहला बात तो ये। दूसरी बात ये है क्या, एसिड जो वो फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम इसलिए चेंज करता है क्योंकि इसका दूसरा दोस्त जो पेप्सिन है वो भी स्टोमक में ही निकलता है। ये पेप्सिन को चाहिए HCl मीडियम, तभी ये काम करता है पेप्सिन, वरना अगर इसको HCl मीडियम नहीं मिलेगा तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है, एसिड के हेल्प से जो हमारे प्रोटीन है वो प्रोटीन को करता है ब्रेक डाउन, यानी कि जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन को स्मॉलर में चेंज करने का काम कौन करते हैं स्टोमक में? स्टोमक में उसको काम करने का काम, चेंज करने का काम पेप्सिन करता है। ठीक है, तो स्टोमक में जो प्रोटीन को स्मॉलर 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 में बांटने का काम कौन कर रहा है? पेप्सिन करता है। तो स्टोमक में अब आपको क्या याद रखना है, स्टोमक में 3 चीजें होती है, 3 चीजें यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करते हैं वो 3 तरह के एंजाइम को रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का काम क्या होता है आपको पता चल गया, HCl का भी काम, पेप्सिन का भी काम। और फूड यहीं पे नहीं रहेगा स्टोमक में, फूड को और भी नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि अभी भी फूड हमारा और भी स्मॉल में नहीं चेंज हुआ है, अभी प्रोटीन में चेंज हुआ है, पेप्सिन में। प्रोटीन को और भी चेंज करना, और भी पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करता है स्मॉलेस्ट में, और भी इसको स्मॉलेस्ट में चेंज करने के लिए और भी एंजाइम हेल्प करते हैं। जैसे जैसे मैं एंजाइम बताते जा रहा हूँ, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे जो होता है, बात आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड पेट के बाद, ये जो रहा पेट हमारा, पेट के बाद ये जाएगा एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो एकदम छोटा 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 छोटा, कितना छोटा देख रहे हो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये भी अपने आप में क्लासिफिकेशन होता है 3 में। पहला होता है डुडेनम, जो आपको ये वाला जो दिख रहा है रीजन, दिस इज कॉल्ड द डुडेनम, डुडेनम। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड जेजुनम, दिस इज द इलियम। टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो 6 to 7 सेंटीमीटर होता है। वहीं जो लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो साइज होती है लगभग 1.5 मीटर के, ये 6 to 7 मीटर और ये लगभग 1.5 मीटर के साइज में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सर ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर भी आप इसको बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। क्या होता है? डायमीटर स्मॉल होता है। इसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा। देखोगे तो ये डायमीटर अगर देखोगे तो इसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 में बटा हुआ है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम में। सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 में डिवाइडेड है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम में। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 में डिवाइडेड। पहला कौन है? सीकम, कोलोन और लास्ट में रेक्टम। ठीक है, साइज वाइज सबको आपको दिया हुआ है, आप रखना चाहो तो आप रख लो। ठीक है, अब डिडुनम जो है, ये इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो है ये जो है 2 तरह के और जूसेस को कैरी करता है। कौन सा जूस हो गया वो? जैसे यहाँ पे होता है हमारा पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज यहाँ पे इनको देता है पेनक्रियाटिक एंजाइम। क्या देता है? पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है और वो पेनक्रियाटिक एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। और यहीं पे यानी डेडुनम में ही ये बाइल, यहाँ पे होता है हमारे पास, पता है लीवर, लीवर से निकलता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस बोलो या बाइल एंजाइम बोलो, ये गॉल ब्लैडर रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? अगर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी में ये लिवर ही होता है। कौन सा ग्लैंड होता है ये होता है लिवर। लिवर रिलीज करता है बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये फैट को इमल्सिफाई करता है। क्या करता है? ये फैट को इमल्सिफाई करना, यानी कि जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उन बड़े फैट को स्मॉल फैट में चेंज करने का काम कौन करते हैं? ये जो बाइल जूस है ये। पेनक्रियाज में होते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? और लाइपेज भी होते हैं जो कार्ब्स को चेंज करते हैं, है ना। तो हम अभी इसका बात बताते हैं आपको। तो ये आपको पता चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन और भी क्लासीफाई होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और भी क्लासिफिकेशन इसका होता है। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि यहीं पे ये रिलीज होता है। इसको हम अगर आप पिक्चर से आपको दिखाएं इसको, तो एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे देखना आप इसको ध्यान से, किस जगह पे देखना, रुको मैं एक सेकेंड, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये है आपका डेडुनम, दिस रीजन इज कॉल्ड द डेडुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेनक्रियाज प्रेजेंट है और यहाँ पे ये लीवर जो है, गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है, यही रिलीज करता है बाइल जूस। ये दोनों आके यहीं पे मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो साइट ऑफ अगर हम बोले कि डाइजेशन का कंप्लीट डाइजेशन तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और बात करते हैं। तो क्या क्या हम बात कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, सर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने बोला कि बाइल जूस से ये रिलीज करता है, यानी कि लिवर से पित्त, उसको बोलते हैं पित्त, यानी कि यंकृत से रिलीज होता है वो पित्त रस। और
अग्न्यासी रस होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन रिलीज करता है और लाइपेज। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे तो पेनक्रियाट जिसमें ट्रिप्सिन रिलीज होता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेज होता है जो डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। ठीक है, तो ये किसमें होता है, ये यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये सारा का सारा कांड जो हो रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें हो रही है, जहाँ पे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करके फूड को और तोड़ने का काम हो रहा था। फूड को कहाँ कहाँ तोड़े थे सर एक तो हम माउथ में तोड़े थे, माउथ में फूड को तोड़े थे, स्टार्च को हमने माउथ में ही तोड़ लिया है ना, जैसे हम बोले तो माउथ में ही हमने स्टार्च को तोड़ लिया था। जैसे ये पेट में आया वहां पे हमने प्रोटीन को थोड़ा बहुत तोड़ा था, और जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो हमने क्या किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड मतलब जिससे ये मिलके बना होता है, दरअसल प्रोटीन अमीनो एसिड को ही मिला के बनाते हैं। तो इसने जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है प्रोटीन का, दैट इज अमीनो एसिड, जहाँ पे ये इसको क्या होता है, ये लिक्विड काइंड, जहाँ पे ये इसको ऑब्जॉर्व करना आसान हो जाता है, वहां पे इसको ले जाके तोड़ता है। यानी कि प्रोटीन इज लास्टली कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज, कार्ब्स को किसमें चेंज कर दिया इसने, ग्लूकोज में, और जो फैट है वो फैट हो गया हमारा फैटी एसिड। तो आपको ध्यान रखना यही कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने का काम ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों करते हैं। बस पेप्सिन जो होता है वो स्टोमक में होता है, जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फैट हमारा बाइल जूस करता है, और कार्ब्स ग्लूकोज जो चेंज करने का काम होता है वो लाइपेज का भी काम लाइपेज करते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे माउथ में भी होते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, लाइपेज का काम दरअसल फैट को फैटी एसिड में यानी लिपिड को चेंज करने का काम होता है। लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में। ठीक है, अब सर अगर इन सारी छोटी छोटी चीजों में, जैसे आपने बोला कि सारी चीजों में तो ये तोड़ दिया इन्होंने एकदम, अब बोले कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्ब को ग्लूकोज में, अब करे क्या यहाँ पे, तोड़ दिया, तोड़ के क्या करेंगे उसको, तो तोड़ के है उसका जो है ब्लड, क्योंकि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बोलते हैं विली लाइक स्ट्रक्चर, ये विली प्रेजेंट होता है। विली में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का फ्लो होता है, ब्लड कैपिलरीज का फ्लो, और यहाँ पे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें बन गई ना वो सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और ये ब्लड कैपिलरीज में सारी जो ये चीजें हैं वो सारी चीजें घुल जाती है। अब हमारे ब्लड को मिल गया खाना, अब वो रुकेगा नहीं। अब जैसे इसको खाना मिला, आपके सारे बॉडी पार्ट्स को तुरंत ही खाना प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि ब्लड का स्ट्रीम जो होता है पूरे बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। तो ब्लड में जैसे ही खाना घुला, आपके पूरे बॉडी को खाना मिल गया। पर क्या बातें अभी यहीं खत्म हो जाती है, तो नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये तो खाना ले गया हमारा यहाँ से, ये ग्लूकोज ले गया यहाँ पे, पर ये ग्लूकोज अभी भी एनर्जी में कैसे चेंज हुआ सर, हम बोलते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी मिल गया, तो वो एनर्जी आखिर कैसे मिला, क्या यही एनर्जी का राज है, ग्लूकोज ही एनर्जी का राज है, नहीं। तो ये जो सारे के सारे फूड है ना, उनको वो लेके जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ इसीलिए इसको मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ कि रेस्पिरेशन का भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन क्या करता है, जैसे हमारा ये स्मॉल चीजें जो फूड बना, इन फूड को माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल आपको पता है, यहीं पे फूड, तो यहाँ पे जो ये फूड आ गए, ये ऑक्सीजन को, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का भी प्रोवाइड हो जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं मैं बताऊंगा। और ये जो फूड बन गया, ये ऑक्सीजन और फूड कंबाइन करके और फिर आपके बॉडी को मिलता है द अल्टीमेट एनर्जी, जिस एनर्जी की डिमांड आप शुरू से हम पढ़ रहे थे कि एनर्जी आपके बॉडी में कैसे मिलता है। तो आपको पता चला ओवरऑल जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन यानी कि जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, फूड जो हम खाते हैं उनमें होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें होती है। बट जनरली जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन का हो जाता है अमीनो एसिड में, कार्ब्स का ग्लूकोज में, और फैट का फैटी एसिड में। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, विली लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, वहां भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो सर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना सारा यूज आपने बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन का तो आपने कुछ यूज बताया ही नहीं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ना बाबू, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या, लार्ज इंटेस्टाइन जो और बचे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम आते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या करता है कि ये तो सारा इंपॉर्टेंट सारा इसने यहाँ पे यूज कर लिया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी आने के बाद, क्योंकि फूड तो अब यहाँ से फूड, मान लो ये फूड ट्रैवल किया इसके अंदर, फूड इसके अंदर ट्रैवल था, अब फूड मान लो यहाँ पे आ गया, तो फूड अब यहाँ से जाएगा और लास्ट में हमारे रेक्टम से यानी कि ये रिमूव आउट हो जाएगा। बट क्योंकि ये फूड जब इसमें जाता है तो और भी इसमें जो भी वाटर है या फिर जो सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट जो भी रहते हैं, ये सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। तो ये हो गया सारा लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन। होप सो कि आपका क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना बीच में, ठीक है। ये हम चाहते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। जैसे हमने बताया था कि बॉडी में क्या होता है, अब सिर्फ खाना खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पे जो अगला इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हमारे लिए, दिस इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन भी क्या अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हाँ, रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, अगर रेस्पिरेशन आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तब हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन, क्या बोलते हैं इसे, वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की स्थिति में माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है वायवीय ऑक्सीजन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाएगा तभी वो क्या करेगा, फूड को चेंज करेगा।
ठीक है। सबसे पहले मान लो इसका जो पाथवेज है वो पाथवेज किस तरह से डिफाइंड है। सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स है जो कहाँ टूटा था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? पायरुवेट। पायरुवेट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इस चेंजेस फर्स्टली इन पायरुवेट, ये तीनों में होता है, वो चाहे एरोबिक हो, एनारोबिक हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ये ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा ही होगा। अब ये पायरुवेट यहाँ से 3 पाथवेज में डिवाइड कर जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारा प्रचुर मात्रा में है, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन होता ही नहीं, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एब्सेंट होता है ना, तो उस केस में जो हमारा हेल्प करता है वो ईस्ट करता है, यानी ईस्ट जो रहते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट जो है हमारा एक यूजफुल ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है? ईस्ट ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट को चेंज करता है इथेनॉल में। दारूबंती देखा कभी भट्टी में जाके? नहीं देखा ना। वहां पे ईस्ट डाला जाता है, ठीक है, पाउडर टाइप का जो ईस्ट है वो डाला जाता है, ताकि क्या करे? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो दारू बन जाए और दारू सबको पिलाया जाए, तो बन जाता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब ये होता है C2। अगर इथेनॉल का फॉर्मूला आगे जाके हम पढ़ेंगे, C2H5OH, है ना। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। देखो ये एनर्जी रिलीज होता है, बहुत कम एनर्जी इसमें रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इस प्रोसेस, जहाँ पे इस प्रोसेस में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है सर जी? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन तब होता है ना जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारे बॉडी में, आपको पता है कि जल्दी जल्दी सांस जो है वो हमारा, जल्दी जल्दी आप सांस ले नहीं पाते हो, उस केस में आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाता है मसल में। और जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो वो ऑक्सीजन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो हमारे मसल में ही ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो मसल में जैसे ही पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और बहुत ही कम एनर्जी, इसलिए आप थक जाते हो, आपके मसल में क्रैम्प होना लगता है, दर्द स्टार्ट हो जाना, इसके वजह से स्टार्ट होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तीसरी अगर है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP, समझ रहे हो आप कितना एनर्जी मिल रहा है? यहाँ पे 2 ATP, 2 ATP, यहाँ पे 38 एनर्जी। सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में, हाई एनर्जी आउटपुट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल, प्लांट वगैरह से, क्योंकि हमें हमेशा मूव करना होता है खाने की तलाश में और बहुत चीज की तलाश में, समझ रहे हैं ना। तो उस तलाश में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और उस एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको? रेस्पिरेशन में। यानी यही हम डॉट कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिस तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन का होना जरूरी है, जिस तरह से बॉडी में डाइजेशन का होना जरूरी है, उस तरह से ही हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का भी होना बहुत ही जरूरी है। तभी हमारा जो फूड, अल्टीमेट फूड जो है हमारा, वो एनर्जी में, वो दोनों प्रोसेस के हेल्प से ही कन्वर्ट होता है। समझ में आया आपको? तो ये हमने क्या क्या कवर कर लिया? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। सर ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन आपने बताया इसमें ह्यूमन बीइंग में, प्लांट में आपने रेस्पिरेशन बताया ही नहीं, जबकि आपने वहाँ पे डाइजेशन, जबकि वहाँ पे आपने फूड का बताया भी था, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा बताया नहीं प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट का रेस्पिरेशन की बात भी कर ही लेते हैं। अब प्लांट के रेस्पिरेशन कब करेंगे, आगे है क्या? नहीं है, है ना। तो प्लांट का जो रेस्पिरेशन होता है वो आपको पता है कि वहाँ पे, जैसे हमने फर्स्ट में ही बता दिया आपको, इसलिए शायद आगे नहीं है, कि वहाँ पे हमने बताया था कि क्या करता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन, स्टोमाटा के हेल्प से, इसके हेल्प से, स्टोमाटा के हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस टू गेन द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचा कैसे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा कैसे ऑक्सीजन? ये तो बताओ सर, पाथवेज क्या है इसका? तो पाथवेज हम आपको अभी बताते हैं कि पाथवेज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है कि यहाँ पे लंग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या आपको पिक्चर में यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पे है लंग्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 लंग्स हो गए हमारे पास, ये 2 लंग्स है। यहाँ पे हो गया नाक, क्योंकि हम नाक से ज्यादातर श्वास लेते हैं, मुंह से भी अपना श्वास लेते हो, बट नाक से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाक में होते हैं हमारे म्यूकस, पहले से म्यूकस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हवा में गंदी चीजें हैं, अच्छा, जो हम लोग सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ होता है? ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट में, होता है, यानी इसी ऑक्सीजन को तुम लोग लेते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, और भी जो डस्ट पार्टिकल है वो ऑक्सीजन के साथ चिपके उपके रहते हैं। तो ये अगर आप नाक से सांस लोगे तो ये जो डस्ट पार्टिकल है ये यहीं पे आपका फिल्टर हो जाएगा, एक तरह से फिल्टरेशन लगा हुआ है आपके नाक में अगर सांस लेते हो आप नाक से, तो ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है, आगे जाके ये फेरिंग्स जो है हमारे पास, लेरिंग्स में जाके, यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये दोनों जो जंक्शन है वो फूड का भी है और इसका भी जंक्शन है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे होता है हमारे
हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स, जो क्या करते हैं, ये हवा को इधर भेजते हैं, किधर भेजते हैं, इस डायरेक्शन में। ये आगे तो ओइसोफेगस का काम होता है, जो कि यहाँ पे एपिग्लोटस नाम का जो है स्फिंक्ट मसल्स होते हैं, जो मसल क्या करते हैं, फूड को तो इधर भेज देते हैं और ऑक्सीजन यानी जो हवा है वो लंग्स की तरफ भेज देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपने आप में ही बहुत सारा पार्ट कवर करके आता है। ये ऑक्सीजन पहले जाता है इनके पास ट्रैकिया, ये जो है ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखो ये रिंग कार्टिलेज लाइक का स्ट्रक्चर बना होता है। क्या बना होता है, रिंग कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये ब्रोंकाई में जाने के साथ, ब्रोंकाई में जाते जाते हैं, उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और अल्टीमेट ये पहुंचते हैं किसके पास, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज होती है। अब ये एल्वियोलाइज करते क्या है सर, तो एल्वियोलाइज मान लो कि जैसे कि ये एल्वियोलाइज है, ठीक है। अब एल्वियोलाइज में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो करते हैं, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको मानो कि अब ये ब्लड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये ब्लड फ्लो करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये लेके आया, मान लो इधर से ये ऑक्सीजन लेके आया, तो ऑक्सीजन जो है क्योंकि हाई प्रेशर, मान लो कि ये जो पहले वाला ब्लड है हमारा, इस ब्लड के पास ऑक्सीजन था नहीं, तो हाई से लो की तरफ ट्रांसफर करेगा, तो ये ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को। अब ये ब्लड ऑक्सीजन लेके चला गया सारी बॉडी में, डिवाइड कर सारी सेल्स में दे दिया उसने। अब सारी सेल से वो क्या लेके आएगा, तो आपको पता है कि वहां पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बना था, हमारा प्रोडक्ट बना था ना प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से उसने लिया उठा और फिर से ये ब्लड में ले आया और कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज्यादा है अंदर कम है, तो अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर फिर से ये जब ऐसा करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम जो बताएं आपको, ये क्या बताएं, सबसे पहले ऑक्सीजन का इनटेक, ऑक्सीजन का यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन इज चेंजिंग टू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना, फिर ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया उसका एल्वियोलाई में जाना, उस ब्लड कैपिलरी, फिर से वहाँ पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होना और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बॉडी से रिमूव कर देना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्टिलेज, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं रीड करता हूँ। पहला बात क्या है, कार्टिलेज ऑफ रिंग्स होते हैं जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं, लाइन ऑफ थ्रोट कॉलम टू इंश्योर द एयरवेज डज नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। अब इसमें ये जो है रिंग लाइक कार्टिलेज वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है कि जब आए कंठ मार्ग में स्थित होते हैं ताकि वायु न होने पर भी, अगर उसमें वायु नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, एयर न जा रहा है, तभी ये सिकुड़ ना जाए, क्योंकि सिकुड़ जाएगा ना भैया तो फिर बाद में मतलब समझ रहे हो ना, फिर ऑक्सीजन जब आप लोगे तो जाएगा कैसे, सिकुड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसमें कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि वो। एल्वियोलाई होता है क्या, एल्वियोलाई बताएं जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं मैसिव टर्मिनल या सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द रैपिड गैस डिफ्यूजन, जहां पे गैस का डिफ्यूजन यानी कि जहां ऑक्सीजन कम है ऑक्सीजन जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम की तरफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदा वाला उधर से लेके आया खून, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको देना फिर बाहर हो जाना। और साथ ही साथ में ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, आगे बात करेंगे, अभी हीमोग्लोबिन का बात करेंगे नेसेसरी, ठीक है। एक सेकंड रुकना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तो चलिए हो गया सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप भूल रहे हैं, तो हाँ हम अभी बता रहे हैं आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है हमारा डायफ्राम, यहाँ पे देखना, ये कलर चेंज करता हूँ मैं, डायफ्राम क्या होता है अपने पास, क्या होता है यहाँ पे अपने पास होता है डायफ्राम, ठीक है। ये है डायफ्राम, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है, ये देखना इसका शेप अभी कैसा है, अभी इसका जो शेप है वो थोड़ा सा यू टाइप का आपको दिख रहा है, उल्टा यू। ये डायफ्राम, पहली बात ये अगर हम बोले पहला बार तो ये क्या करता है, पहली बात तो ये कि नीचे वाले ऑर्गन को ऊपर वाले ऑर्गन से अलग करना। लीवर यानी जो हमारा ये है लंग्स को, ये नीचे जो स्टोमक वगैरह आपको पता है, अभी पीछे बताया मैंने, लंग्स वगैरह स्टोमक वगैरह नीचे होते हैं, तो लंग्स को स्टोमक से अलग करना, इसका काम किसका होता है, डायफ्राम का। दूसरी बात, जब इसमें ऑक्सीजन भर जाएगा, जब इसमें ऑक्सीजन भर जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जैसे ही इसमें भर गया, मान लो कि आपने सांस लिया और ऑक्सीजन इसमें भर गया, जैसे ही ये ऑक्सीजन भर जाएगा ना, वैसे ही ये हो जाएगा थोड़ा सा फ्लैट। कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भरता तो ये तो नीचे आएगा और नीचे जैसे आएगा तो इसको यू नहीं रहने देगा, इसको फ्लैट कर देगा। फिर आप जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे, जैसे आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला यहाँ से, वैसे ये सिकुड़ जाएगा, ये जैसे सिकुड़ जाएगा तो ये और ऐसे फ्लैट हो जाएगा। मतलब इसका जो शेप है डायफ्राम का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके ऑक्सीजन के इनटेक में और ऑक्सीजन के रिमूवल में, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या क्या होता है, इनटेक होता है और रिमूवल भी होता है। अगर इनटेक हम ऑक्सीजन का करते हैं या एयर का, ऑक्सीजन एयर है उसका इनटेक करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन। The process of taking air inside our lungs is called inhalation and exhalation क्या होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं ऐसे करके, समझ रहे हो कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं exhalation। तो this is called inhalation, this is called exhalation। diaphragm become flat in inhalation, flat किस में हो जाता है, flat हो जाता है आपका inhalation में, और exhalation में आपका क्या हो जाता है, exhalation में आपका dome shaped, किस शेप का हो जाता है, ये dome shaped हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि जब ये इस तरह का फ्लैट होता है ना, तो इसका सरफेस एरिया ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने में और भी इसमें ऑक्सीजन आएगा। तो आप गहरी जब सांस लेते हो, सांस लेके देखो आपका, देखो लंग्स जो है ना वो फूल जाएगा, देखो सांस लेके, अभी सांस लो, तुरंत सांस लोगे जैसे लंग्स आपको फूल जाएगा,
फिर आप छोड़ोगे तो सारा का सारा फेसेस सिकुड़ जाएगा। आपको डायफ्राम भी आप जब नीचे छुओगे ना, आपको थोड़ा सा लंग्स के नीचे, तो आपको महसूस होगा ये सारी चीज़ें, है ना। अब हम बताते हैं यहाँ से आपको फन फैक्ट ये है कि जो हमारा लंग्स है, दिस इज कॉल्ड क्यूफर सेल। क्या, कौन सा सेल कहते हैं इसे? क्यूफर सेल कहते हैं। क्यूफर सेल मतलब वो सेल होते हैं जिनके पास वो एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन मतलब अगर मान लो ये कभी कट छट गया तो ये फिर से रीजनरेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्यूफर सेल, ठीक है। क्यूफर सेल हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, लंग्स के पास। अब ये जो लंग्स का जो साइज होता है ना, ये हमारे पास देखो, एक तो राइट लंग हो गया और दूसरा हो गया ये लेफ्ट लंग, ठीक है। तो लेफ्ट लंग का जो साइज है, आप अपने चेस्ट पे हाथ रखना, देखना, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। तो जो आपका राइट लंग है ना, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर में लेफ्ट लंग के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी के नीचे होता है हमारा क्या, बताओ, गैस कर सकता है? इसी के नीचे होता है यहाँ पे छोटा सा हमारा हार्ट। हार्ट होता है भैया, हार्ट बहुत छुपा होता है, यानी हार्ट का जो कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये हमारा लंग्स कर रहा है। कौन सा? लेफ्ट लंग। इसलिए लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हार्ट का काम क्या है, ये भी तो बात आता है कि हार्ट का भी तो बताओ मास्टर साहब। हार्ट आपने जिक्र तो कर दिया, रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन हमने ले लिया, हार्ट का भी बताते हैं, ऑक्सीजन हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपका दो चीज क्लियर हो जाता है कि जैसे हमने फूड खाया, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, उसके लिए फूड के लिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, और रेस्पिरेटरी के बाद हमने पढ़ लिया कि हमारे बॉडी को मिल गया एनर्जी। और एनर्जी कहाँ अभी मिला नहीं है, अभी हमारा जो एनर्जी है वो ब्लड में घुल गया है। अब ये ब्लड घुल गया है तो ब्लड सर, अगर मान लो कि विली ने एब्जॉर्ब किया था ब्लड को, उसको तो एनर्जी मिल गया, तो हमारे ये ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? हमारे ऊपर बॉडी के हेड, बॉडी के टो तक पहुंचाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए मतलब जैसे हम लोग घर में अगर मान लो कि नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना होता है सर, तो हम लोग लगाते हैं मोटर, जबकि ऊपर से हम लोग पानी को लेके आते हैं नीचे, तो हमें तो कुछ नहीं लगाना पड़ता, उसमें नल लगाते हैं, डायरेक्ट पानी आ जाता है सर। मतलब ये होता क्या है सर? तो ये जो होता है भैया, ये होता है हाई वॉल्यूम, यानी कि हम बोलते हैं जहाँ पे कि जो होता है हमारा क्या, एक तो जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को, टर्म को आपको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो जो होते हैं वो, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में करके रखे हो तो वो किसमें चेंज होता है? काइनेटिक। खैर इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि क्या होता है वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इतना वॉल्यूम ज़्यादा है। आपको पता है कि हाई से हमेशा लो की तरफ चीज़ें फ्लो करती है, ठीक है। इसीलिए ऊपर पानी जो है, पानी में भरा हुआ पानी नीचे आराम से नल में आ जाता है, जबकि नीचे से हमें मोटर लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी में भी क्या मोटर जैसा कुछ है जिससे कि हम पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दें? तो हमारे बॉडी में मोटर जैसा एक चीज़ है, और वो है हमारा दिल ना दिया, दिल ना लिया, समझे कि नहीं? ये है हमारा हार्ट, समझे कि नहीं? ये हमारा है हार्ट बॉडी में जो कि काम करता है। सर ये हार्ट अब बना रहे, ये ऐसा ही दिखता है क्या? ऐसा नहीं दिखता है बच्चे, ये तो मैं बस ऐसे बना रहा हूँ कि ये होता है हमारा हार्ट। और ये जो हमारा हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है भैया कि जो ब्लड है ना उनको पूरे बॉडी में आप पहुंचाओ। अब हार्ट भैया इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो हार्ट भैया के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हार्ट भैया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हार्ट भैया के बारे में आइए पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारी बॉडी में, अब क्योंकि ह्यूमन हार्ट इतना जरूरी है, ये हार्ट जो है इतना जरूरी है, तो इसके बारे में भी पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाएगा या नहीं? तो ह्यूमन हार्ट के बारे में चलिए आप पढ़ते हैं, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है या कैसे वो डिवाइडेड होता है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। ये देखो, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया अपर चेंबर। अगर हम बोलें कि देखो ये वाला जो, हम अब जब खड़े हो जाओगे ना तुम, तो अपने राइट वाला जो होता है वो हमारा राइट एट्रियम होता है, यानी राइट चेंबर वाला पार्ट हो गया। जो लेफ्ट चेंबर है, जो लेफ्ट में, वो लेफ्ट चेंबर वाला पार्ट हो गया। तो इसमें होता है राइट एट्रियम और होता है राइट वेंट्रिकल, इसमें होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ब्लड जो होते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में पहुंचना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचेंगे तभी तो क्लीन होगा, और वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनका बॉडी में पहुंचना इंपॉर्टेंट है। उनके बीच में जो ये एक तरह का मीडियम जैसा काम करता है कि बॉडी को और स्पीड प्रोवाइड करता है ना। वो कैसे स्पीड प्रोवाइड करता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कि बॉडी ने क्या किया, जैसे अगर हम राइट एट्रियम में देखो, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट, इसको बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एंट्री पॉइंट है जिसको बोलते हैं वेना कावा इंफीरियर। जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड लाता है हमारा इम्प्योर ब्लड, वो कौन लाता है? वेना कावा। जो ऊपर वाले रहते हैं, जो नीचे से ब्लड, यानी कि नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आता है वो होता है वेना कावा, जो इंफीरियर होते हैं, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के बाद ये राइट एट्रियम में भेज देते हैं कि राइट एट्रियम में ब्लड गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, 3 यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, ये वॉल क्या करता है? ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो जैसे ही बैकवर्ड फ्लो अगर प्रिवेंट करा तो ब्लड यहाँ पे एंटर कर गया राइट वेंट्रिकल में। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे फूलेगा, ज़्यादा फूलेगा, फिर जैसे पूरा फूल जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ आपका लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अब जब लंग्स के पास चला गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे अब लंग्स का काम है कि ऑक्सीजनेटेड को, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड को क्या करना, डीऑक्सीजनेटेड को चेंज करना ऑक्सीजनेटेड में। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड में चेंज करेगा। जैसे ही ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड में चेंज होगा वैसे ही अब तो ये रुकेगा नहीं,
है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि अब इनके पास आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये पल्मोनरी वेन्स जो है, ये पल्मोनरी वेन से अंदर जाएगा और पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है, और यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नीचे आएगा, ये पूरा फूल जाएगा और अचानक प्रेशर से इसको रिलीज करेगा ऑर्टा में, ठीक है, और ऑर्टा में रिलीज करने के बाद ये पूरे बॉडी पार्ट में ले जाएगा। इसी तरह से नीचे यहाँ से रिलीज करेगा, ये नीचे के बॉडी पार्ट में ले जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड क्या करते हैं, हार्ट में ट्वाइस, 2 बार आते हैं, ठीक है। जैसे एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया गया, फिर उसी टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पंप्स टू द टिश्यू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, राइट एट्रियम टू, ठीक है। यहीं पे एक चीज आता है कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक 120 mmHg, इसको ध्यान रखना, और डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। अब देखो ये क्या होता है, जब ये ब्लड अगर इनमें ट्रांसपोर्ट करेगा ना, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑर्टा लेके जाएगा और ऑर्टा किसको दे देगा, ये दे देगा आर्टरीज को, ठीक है। अब आर्टरीज में क्योंकि आर्टरीज कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसके जो वॉल्व होंगे वो वॉल्व ज़्यादा मजबूत होंगे एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, और वो जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, और वो होता है 120 mmHg नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है। अब क्योंकि वो आर्टरीज जाएगा तो कहीं ना कहीं वो, अब जैसे ही वो ऑक्सीजन टिश्यू को देगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो जाएगा, फिर वो ब्लड चेंज हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करेगा वेन्स, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वेन्स क्या होता है, इसमें जो इसको दीवार होते हैं वेन्स के, एज कम्पेयर टू आर्टरीज ज़्यादा थिक नहीं होते, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसमें होता है 80 mmHg, ठीक है। तो ये हार्ट समझ में आया। अगर हम हार्ट को और अच्छे से अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखना हार्ट का फंक्शन, ठीक है। देखना ब्लड कैसे आता है, देखो ये ब्लू में आ रहा है, हार्ट में जा रहा है, देखो ये ब्लू आया, फिर ब्लू से यहाँ से इधर गया, फिर अब उधर से आया रेड वाला, फिर रेड से ये नीचे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो गया। इसको फिर से देखना, देखना तो ये देखो यहाँ पे जो ये ब्लड है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ब्लू वाला, ब्लू कलर आया, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये हार्ट में जाएगा और हार्ट में फिर ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा उसमें, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। देखो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या चीज़ का है, ये पूरा का पूरा है आपका, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल अगर आपको समरी बताएं तो यही है कि ये ब्लड इधर से आया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे हुआ, यहाँ भरा, यहाँ से भरने के बाद पल्मोनरी आर्टरी से ये गया लंग्स में, लंग्स में फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद पल्मोनरी वेन में भेजा, पल्मोनरी वेन में इधर आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा, और ऑर्टा के हेल्प से पूरे बॉडी में चला गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रीड करते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज पार्टिसिपेट इनटू 4 सेपरेट चेंबर्स, 4 सेपरेट चेंबर में बढ़ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये 4 चेंबर में बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे फिर लेफ्ट एट्रियम में फिर मूव आउट होता है इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है चेंज। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द ब्लड टू राइट एट्रियम, ये सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अशुद्ध रुधिर से दाएं आलिंदा, यहाँ पे शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंदे में जाता है, फिर बाएं निलय में जाता है, होते हुए महाधमनी द्वारा अंगों में भेजा जाता है। अशुद्ध रुधिर क्या होता है, दाएं आलिंदे में जाता है, उसमें लौटता है, फिर दाएं निलय में जाता है और होते हुए शुद्ध फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। हो गया ये, आगे बढ़े। ये रहा आपके सामने, ये तो हार्ट मैंने बता दिया आपको कैसे करता है काम, देख लो एक बार और, मजा आ रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व आपको दिख रहा है ना, वॉल्व्स तो आपको दिख ही रहा है। अब आते हैं हम आगे सर्कुलेटरी लूप्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर बॉडी में हमारा, अब मान लो कि हार्ट का काम था तो हार्ट ने अपना काम कर दिया, बॉडी को, ब्लड को एकदम बहुत ही प्रेशर में भेजना। एक बात और बताओ सर, अभी आपने जैसे वहाँ पे डिस्कस किया था ना कि हमारी बॉडी में जैसे 4 चेंबर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये 4 चेंबर में, 1 2 3 4 चेंबर में, दिस इज द, अगर हम बात करते हैं तो राइट एट्रियम की बात करेंगे, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जब आता है इसमें तो एक बार नहीं 2 बार, देखना, जब ब्लड इसमें आया हार्ट में, एक बार आया फिर गया, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड वाला आएगा फिर वो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यानी ह्यूमन में, यानी सर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ह्यूमन में होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आता है। कितनी बार आता है हार्ट में, 2 बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो 4 चेंबर ना होके, कभी कभी आप देखना या आपने देखा होगा कि कभी उसमें 2 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, 3 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, 3 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं, 2 चेंबर्ड हार्ट और 3 चेंबर्ड हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन जनरली आप देखोगे फिश में होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन, जहाँ पे ब्लड हार्ट में एक ही बार आता है, और वो आने के बाद ब्लड जैसे ही हार्ट में एक बार आया, ठीक है, जैसे ही ब्लड आपको पता है कि हार्ट में कितनी बार आएगा, सिंगल, क्योंकि उसका जैसे नाम ही है ना सिंगल सर्कुलेशन, क्या नाम है उसका, सिंगल सर्कुलेशन। और अगर सिंगल सर्कुलेशन नाम है, सिंगल सर्कुलेशन नाम है, अगर
सिंगल सर्कुलेशन उसका नाम है, तो सिंगल सर्कुलेशन वाले 2 चैम्बर और 3 चैम्बर वाले का एग्जाम्पल भी आप पूछोगे हमसे, पूछोगे या नहीं? हाँ, तो अभी हम बता रहे हैं। तो सिंगल सर्कुलेशन, पहले तो आप ये समझ लो कि सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन किसमें होता है? ह्यूमन में। फिश में एक ही बार ब्लड आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हार्ट में ना एक ही बार आता है। बाकी जो इसका फिल्टर करने का जो जैसे काम होता है, जनरली जो काम होता है वो तो गिल्स गिल्स के हेल्प से फिल्टर होता है। तो एक बार आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया, डिसोनेटेड का काम ही नहीं है वहाँ फिल्टर होने का। फिर वो भेजेगा किसको? गिल से फिल्टर होकर आया और डायरेक्ट उसने गिल्स ने क्या किया और उस हार्ट को हार्ट में भेजा और हार्ट से हो गया। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। ह्यूमन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, वहाँ ब्लड में 2 बार आता है। अब यहाँ पे जैसे हम आपको बताएं अभी कि कुछ वर्ड होते हैं जिनमें होता है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और जैसे कि 4 चैम्बर वाले। तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि सर 4 चैम्बर की बात अगर हम किए थे, 4 चैम्बर किस में होता है? तो 4 चैम्बर होता है आपका ह्यूमन में। किस में होता है? 4 एक सेकंड, ये राइटिंग 4 चैम्बर किस में होता है? 4 चैम्बर इन ह्यूमन में होता है, ठीक है, समझे कि नहीं? और अगर हम बोलते हैं कि सर 3 चैम्बर वाले भी आपने डिस्कस किए थे, क्या 3 चैम्बर वाले का नाम बता दें? तो 3 चैम्बर आपका जनरली होता है आपका रेप्टाइल्स में, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, इन सारे में जो होता है ना आपका कितना चैम्बर वाले होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, समझे? ये हो गया 3 चैम्बर हार्ट वाले। अब आप बोलोगे कि जैसे 3 चैम्बर का हार्ट हो गया, तो वैसे आपने 2 चैम्बर वाला भी बताया था। तो 2 चैम्बर किस में होता है? 2 चैम्बर आपका जितने भी मछलियां होती है ना, जैसे जैसे मछली में कौन सा लिखिए? मछली में जैसे रोहू रोहू हो गया आपका, शार्क हो गया आपका, इस तरह के जो मछलियां होती हैं इनमें 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होता है इनमें, ठीक है। ह्यूमन में 4 चैम्बर, तो ये आपको याद रखना है, इसको याद रखना है एकदम एग्जाम्पल, क्योंकि 4 चैम्बर इज ह्यूमन, 3 चैम्बर इज फ्रॉग लाइक स्नेक्स और रेप्टाइल्स में जनरली 3 चैम्बर होते हैं और 2 चैम्बर होता है रोहू में। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। इस सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट में ब्लड एक ही बार आता है, जबकि डबल सर्कुलेशन में 2 बार आता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन वही लिखा हुआ है कि ब्लड ट्रैवल्स थ्रू द हार्ट एग्जैक्टली 2 टाइम्स ड्यूरिंग ईच यूनिफाइड कंप्लीट बॉडी सर्किट ट्रैक। आर्टरीज में ठीक है, तो ये हो गया डबल। आर्टरीज की बात अभी करते हैं हम। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आप ये चीज़ को एक बार समझ लो कि ये हार्ट का काम हो गया हमारा। अब ये जो हार्ट है, ये क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये लेके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया लेफ्ट एट्रियम से लेते हुए लेके आया, ये किस में भेजेगा? ठीक है, तो ये जो भेजेगा यहाँ से ये किस में कनेक्ट हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से जाते के जाते, ये कनेक्ट किस में हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा आपका आर्टरीज से। किससे कनेक्ट हो जाएगा? आर्टरीज से। और आर्टरीज कैसे होते हैं? थिक थिक मतलब मोटे होते हैं, इलास्टिक वाले होते हैं, जो कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट से लेके जाते हैं नीचे बॉडी ऑर्गेन्स तक। और इसमें कोई इंटरनल वॉल्व्स नहीं होता है। वॉल्व न होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसमें अगर मान लो कि क्योंकि आर्टरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लेके जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने के लिए। अगर ये कहीं पे मान लो ब्लड रुकता है ना, तो फिर उस केस में क्या होता है? आपको परेशानी हो सकती है, ऑक्सीजन में जाने में दिक्कत होगा, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। जबकि जो वेन्स होता है, वेन्स क्या करता है? जो बॉडी में जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको कैरी करके ले आता है। कहाँ पे ले आता है? हमारे लंग्स में। कहाँ पे ले आता है? हमारे लंग्स में, ठीक है। पहले तो हार्ट में ले जाएगा और हार्ट से फिर लंग्स में ले जाएगा। तो इसका काम होता है वेन्स का। वाल्व, ये जो वाल्व होते हैं वेन में, इसका काम क्या काम होता है कि प्रिवेंट बैकवर्ड लीक, यानी कि भित्ति जो पतली होती है ये रक्त को वापस हृदय तक लाती है। इनमें रक्त का उल्टा बहाव रोकने के लिए कपाट यानी कि वाल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका ब्लड। अब क्योंकि आपको पता है कि ब्लड से तो हमारा सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे बात आती है इन कैपिलरीज की। इन कैपिलरीज के बारे में हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे ये जो आर्टरीज होती है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये जो वेन्स होता है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये दोनों क्या करता है? क्योंकि यहाँ पे जब ये ले जाते होंगे, मान लो कि इधर दोनों गया बॉडी में, तो वो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा ही दोनों का, जहाँ पे एक्सचेंज होता होगा नहीं। तो वो जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? आपका जाके कहाँ होता है? आपका जाके होता है कैपिलरीज में। ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। देखो यहाँ पे ब्लड जो है ना, ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो आपका वेन्स है, जो आर्टरीज है, वो और बहुत छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। आप देख रहे हो छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो गए, है ना। अब ये जो डिवीजन होता है, क्योंकि ब्लड में इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लड में हमारे होते क्या है? जैसे अगर कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन हमारा है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन में जितनी भी चीजें हैं, जिन सभी चीजों को इधर से उधर ले जाने का काम, करने का काम, जो सारे न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है? यानी कि जो
जो हमारा एक एक तरह से आप बोलो कि वाटर, एक तरह से जैसे आप बोलोगे ना कि वाटर जैसे काम करता है सारी चीज़ों को ले जाना, ब्लड हमारे बॉडी में, ये ब्लड में होता होता क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है कि ब्लड को एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बनाता है जो हमारे बॉडी के लिए इतना यूजफुल है कि वो बॉडी में जितने भी यूजफुल न्यूट्रिशन है उनको एक बॉडी से दूसरे जगह पहुंचाना और फिर वहां से ले आना। तो ब्लड में दो तरह की चीज़ें होती है। पहला सॉलिड कंपोनेंट, क्या होता है इनमें, सॉलिड कंपोनेंट, जिनमें सॉलिड कंपोनेंट में अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ये सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट में क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट में होते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है, जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट होता है इनके पास, वो होता है हमारे पास प्लाज्मा। जनरली अगर देखा जाए ना तो ब्लड का कलर होना चाहिए येलो, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होते हैं। मान लो कि अगर ये एक पाइप, तो इसमें बह क्या रहा है, इसमें बह रहा है येलो कलर का लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड जो कैसा कलर में है, जो है प्लाज्मा। कौन सा है ये, प्लाज्मा, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा में आपके हैं आरबीसी, आरबीसी सस्पेंडेड है इसमें, ठीक है, कलर इसमें दिख नहीं रहा है, ये आरबीसी सस्पेंडेड है इसमें सॉलिड, और क्या सस्पेंडेड है इसमें, और आपका प्लेटलेट्स इसी में सस्पेंडेड है, और ये डब्ल्यूबीसी। तो सर हमारा ब्लड तो दिखता है रेड, तो वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि रेड यहाँ पे दिखने का जो मेन कारण है, वो मेन कारण है आपका आरबीसी, दिस आरबीसी। ये आरबीसी क्या करते हैं, ये आरबीसी के पास, ये आरबीसी जो है ना, ये आरबीसी जो है वो इनके पास रहता है हीमोग्लोबिन, दिस इज एचबी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन वही है जो ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखता है अपने पास। ये हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को जो कैरी करने वाला काम है, जो लिक्विड ओवरऑल जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, हमारे वेन्स में, हमारे आर्टरीज में, वो हमारा प्लाज्मा है भैया, प्लाज्मा, दैट इज येलो कलर लिक्विड, दिस इज प्लाज्मा। और जो सॉलिड कलर है, जो सॉलिड उसमें है, दैट इज आरबीसी वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जो वेन्स कैरी कर रहे हैं, जो आर्टरीज कैरी कर रहे हैं, वो आर्टरीज कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर से उधर ले जाना। और जो वेन्स हमारे बॉडी में हैं, ये वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, प्लाज्मा। अब सर क्योंकि प्लाज्मा के बारे में आपने बता दिया कि प्लाज्मा कैरी फूड, वेस्ट, आरबीसी, बाइंड, आरबीसी वगैरह सभी को कैरी करते हैं, डब्ल्यूबी। अब बताओ, ये यहाँ पे आपने एक चीज और लिख रखा है, लिम्फ। ये क्या होता है, लिम्फ के बारे में अभी बताते हैं, उसके पहले हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आरबीसी होता क्या है, तो आरबीसी, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आरबीसी, एक सेकंड, ये यहाँ पे चलता है कभी। आरबीसी के जो होता है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी कैरी करता है O2 को, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को, और ये एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, जिसके कारण रेड होता है, ठीक है। दूसरा डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये क्या करता है, दिस इज कॉल्ड द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी सिस्टम, जो कि जर्म सेल जो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जर्म सेल उनको किल करना, यानी एक तरह का ये सोल्जर बॉय है हमारे बॉडी का, सोल्जर बॉय, ठीक है। सोल्जर बॉय क्या करता है, जर्म्स को किल करना, को हटाना। ये हमारे डब्ल्यूबी से व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हो गया। ये क्या करता है, फाइट हार्मफुल इन्फेक्शन, डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ती है, और समझे, संक्रमण से लड़ती है। बाकी तीसरा है हमारे पास प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स जब भी आप छट जाओ, जैसे कट जाते हो ना, उस केस में जो हमारे ब्लड को, जो हमारे बॉडी में इनबिल्ट प्लेटलेट्स रहते हैं, जो एक तरह से आप जैसे मान लो कि पानी कहीं से फ्लो करता है, ठीक है। अब मान लो कि कहीं लीक कर रहा है, तो उसमें टेप चिपका देते हैं ना चारों तरफ से, उसी तरह से हमारे बॉडी में इनबिल्ट टेप होता है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स, जो कि वहां पे आके खुद चिपक जाते हैं और ब्लड को फिर वेन से, आर्टरीज से उसको फ्लो करने से रोकते हैं, ताकि ब्लड लॉस ना हो बॉडी में। क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड लॉस हुआ तो फिर आप धीरे धीरे मरते जाते हो, मतलब आपके बॉडी में ना एनर्जी पहुंचेगी ना कुछ पहुंचेगी, आपका सारा का सारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया काम। अब ये लिम्फ की बात आती है कि लिम्फ क्या होता है, सर लिम्फ के बारे में बताओ। तो हम यहाँ लिम्फ के लिए, यहाँ जब भी यहाँ पे ब्लड जो जाता है ना, इसमें जब ब्लड ट्रैवल करता है, यानी कि जो प्लाज्मा इसमें ट्रैवल करती है, उसी के बीच में जो हमारे ब्लड में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के कारण जो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ जो प्रोटीन्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस हमारे बॉडी से यहाँ से कुछ जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो रिलीज हो जाती है, जो कि लिम्फ, एक नया कलर का जो लिक्विड है हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जनरेट होना, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ, समझे। यानी कि जो नया एक लिक्विड बन गया, वो नया लिक्विड है नहीं, वो दरअसल ब्लड कैपिलरीज में, जब कैपिलरी में जब एक्सचेंज होता है ना ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तब वहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये मतलब कैरी करते हैं, कैरी करके ले जाते हैं, तभी उसी केस में कैपिलरीज में ही कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं बाहर। अब ये बॉडी से निकल जाएंगे तो ऐसा थोड़े बॉडी कोई भी चीज़ को निकलने नहीं देती, सारी चीज़ को यूज करती है। तो यूज करने के लिए वो क्या करेगी, यूज करने के लिए एक नया जो लिक्विड बन गया, दिस इज कॉल्ड आवर लिम्फ। और इस लिक्विड को फिर कैरी करने के लिए हमारे बॉडी में होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर ये लिम्फ को कैरी करते हैं, और बाद में फिर इसको, अब लिम्फ का भी कुछ काम होता होगा, तो लिम्फ का लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फ में भी लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, लिम्फेटिक नोड्स। और ये लिम्फेटिक नोड्स में जो हार्मफुल चीजें बॉडी में प्लाज्मा के थ्रू आई है, उनको नष्ट करने का काम ये लिम्फेटिक नोड्स में ही हो जाता है, समझे। तो ये है हमारा लिम्फ,
ये लिम्फ का काम हो गया। अब लिम्फ ओवरऑल जाके लास्ट में फिर से ये वेन्स में ही कनेक्ट हो जाती है, मतलब फिर से ये हमारा जो है उसी में कनेक्ट हो जाता है, समझे। और ये जो लिम्फ है, और लिम्फ, अब लिम्फ में और भी लिक्विड्स होती हैं जो सेल में हमारा हाइड्रोजन वगैरह है, यानी कि जो हाइड्रोजन बोलता है, जो वाटर वगैरह है, उनको भी ये लिम्फ अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से वो अपना एक फ्लूइड मटेरियल स्टार्ट कर देता है बनाना, ठीक है। तो लिम्फ आपको समझ में आया। इस तरह से हमारे बॉडी में लिम्फ फ्लूइड होते हैं, और ये लिम्फ फ्लूइड का काम क्या होता है? लिम्फ फ्लूइड का काम होता है, कलरलेस टिश्यू होता है। ये कैसा टिश्यू होता है? कलर स्केपिंग इंट्रासेलुलर स्पेसेस, होल्ड्स लोअर प्रोटीन्स वॉल्यूम्स देन प्लाज्मा फेजेस। प्लाज्मा से कम प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है? ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। जो एक्सेस फ्लूइड ड्रेन हुआ ना, उसको फिर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना, ये काम होता है हमारे लिम्फ का, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो आपको समझ में आया। ओवरऑल हमने जो पूरा का पूरा यहाँ कहानी बताया ना, वो ब्लड को ही क्लासीफाई किया हमने, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के अलग एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, क्या जैसे एनिमल में होता है उस तरह से क्या प्लांट में भी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम आपको शुरू में बताए थे कि प्लांट में जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आते हैं, वो आते हैं हमारे जाइलम, जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं? वन वे होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन। कैसे होता है? वन वे, ठीक है। दूसरी बात, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का या शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्लास 8th 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जाइलम इज ऑल्सो हैज सम एलिमेंट्स एंड फ्लोएम हैज एलिमेंट्स, और उनको फिर क्लासिफाई करके पढ़ा था। यहाँ पे हमारा ह्यूमन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हीं पे ध्यान देंगे। बाकी इनको भी आप याद कर लेना कि जाइलम का फंक्शन होता क्या है, और उसका फंक्शन, जाइलम का क्या फंक्शन होता है? मूव वाटर मिनरल्स अपवर्ड ड्रिवन बाय रूट प्रेशर एट नाइट एंड ट्रांसपोर्ट पुल ड्यूरिंग द डे। सिव ट्यूब का काम हो गया ट्रांसलोकेशन सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड्स, यानी प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील भोजन को पत्तियों के संचयन अंगों तक भेजता है, और इसके लिए सक्रिय रूप से एटीपी का उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि सर हमारे पहले तो हम डाइजेशन, जहाँ पे हमने फूड खा लिया, ऑक्सीजन हमने ले लिया, फूड चेंज हो गया, अब वो एनर्जी में चेंज हो गया। हमारे बॉडी को एनर्जी जो ब्लड प्रोवाइड करता है, ब्लड में ऑक्सीजन घोलने का काम लंग्स कर दिया, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन घोल दिया। अब ब्लड को पूरे बॉडी में पहुँचाना है, तो वहाँ पे मोटर लगा दिए हम हार्ट का, और हार्ट ने पूरे बॉडी में पहुँचा दिया, हार्ट का काम हो गया। अब सर पूरे बॉडी में पहुँच भी गया। अब हमारी बॉडी में, आपने जरूर बताया था कि जब हमारे बॉडी में खाते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं रहती है, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी चीज़ें, ठीक है, यानी जो बॉडी में रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो बॉडी में दो तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। पहला एक लिक्विड, यानी कि जो हम पानी वगैरह पीते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि लिक्विड में बनता है। और दूसरा सॉलिड, जैसे हम जो खाते हैं, जो खाना हमने खाया, जो लार्ज इंटेस्टाइन से निकला, उसको रेक्टम की हेल्प से उसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड के लिए तो रेक्टम हमने पढ़ लिया वहीं पे कि रेक्टम से वो रिमूव हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल जो बचा खचा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से, वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि अब लिक्विड का जो है ना, लिक्विड का पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विड में नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, वो होता है यूरिया, यूरिक, ठीक है। किडनी आउट ऑफ द बॉडी सप्लाइज एंड किडनी, ये होते हैं किडनी में मेन। अब क्योंकि ये जो यूरिया है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बन गया, हमारे ब्लड में बन गया, ब्लड में घुल गया, अब ये अगर ब्लड में रहेंगे ना, तो फिर हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे? परेशान करेंगे। इसलिए इन यूरिया को ब्लड से हटाने का काम करते हैं हमारे किडनी भाई साहब। किडनी भाई साहब का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। किडनी भाई साहब जो है, ये ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों और सिर्फ मुख्य रुधिर छानन अंग होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के दोनों तरफ होते हैं। ये बीन शेप के होते हैं, देख रहे हो, ये राजमा टाइप चावल नहीं है, राजमा। इसके ऊपर में देखो, ये टोपी भी लगा के रखा है, टोपी आवाज आदमी। एड्रिनल है, ठीक है, वो एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देखना ये किडनी का शेप कैसा, दो किडनी होती है हमारी, दो किडनी मतलब दो आईफोन समझे। तो दो किडनी होती है, दोनों किडनी का काम क्या होता है? जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड में मौजूद है, उन वेस्ट को रिमूव करना किडनी के हेल्प से, ठीक है। अब ये जो किडनी को रिमूव करेगा तो फिर ये किडनी, फिर ये पूरा का पूरा जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये किससे किससे मिलके बना है? तो अगर हम बात करते हैं तो एक पेयर ऑफ किडनी होती है, जहाँ पे ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, क्या होती है? ए पेयर ऑफ किडनी, ये किडनी होता है हमारे में। यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे। और पेयर ऑफ यूरेट्रा, यूरेटर इसको बोलेंगे जनरली, यूरेटर। और लास्ट में हमारा होता है यूरेथ्रा। इसको याद रखना है आपको कि हमारे बॉडी में किडनी में क्या क्या होता है। किडनी या पूरा बोले आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो पेयर ऑफ किडनी, यूरेटरी ब्लैडर है, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसको देखना आप, टोपी बाज आदमी को देखो, टोपी लगाया है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये देखो, यहाँ पे किडनी ने सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड में था, इनको रिमूव किया, और रिमूव करने से ये देखो इधर यूरेटर से लास्ट में यहाँ पे इसमें चेंज, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे रुक गया, और फिर यहाँ से ये पार्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। देखो यहाँ फिर से दिखाता हूँ, ये हो गया आपके पास किडनी में ये जो है, ये हो गया आपका क्या? यूरेटर। क्या है ये? यूरेटर। ये दोनों तरफ से यूरेटर आया। अब यूरेटर आने के बाद कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? ये यूरेटर जो है आपका वहाँ पे बंद हो जाएगा। फिर ये यूरेटर, अभी देखना इसको चल रहा है ये शायद, देखो ये आया नीचे, फिर ये यूरेटर में गया, यूरेटर में जाने के बाद फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में।
तो सर यहाँ पे फिल्टर हो कहाँ रहा है? ये तो आपने बोला कि किडनी में गया, किडनी से नीचे आ गया, तो किडनी ही तो फिल्टर करेगा ना बच्चे, किडनी ही फिल्टर करेगा। और किडनी में होता क्या है? तो किडनी में होता है आपका एक फिल्ट्रेशन यूनिट, उसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन फंक्शनल एंड फिल्ट्रेशन यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, यही जो है ये क्या करता है? ये करता है यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव, है ना। तो ये जो है आपका हो गया आपका फिल्ट्रेशन यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन unit of kidney. This is the filtration unit of kidney. Nephrons are primarily macrofunctional filtration unit embedded inside kidney. Ultrafiltration filtration, जिसमें क्या होता है किडनी में, जैसे यहाँ ये किडनी है ना, ये देख रही है गोल वाला जो सर्कल है ना, ये गोल वाला ही सर्कल ये है बोमेंस कैप्सूल, ये वाला ये चीज जो है ये देख रही है, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल में ही फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे होता है अल्ट्राफिलिकेशन कहाँ पे? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल में होता है। और फिर ये क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। अब मान लो कि बोमेंस कैप्सूल में जैसे यहाँ पे इन्होंने एब्जॉर्ब किया, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बोमेंस कैप्सूल में अलग हो गया, ठीक है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट ये निकल गया, देखो बाहर निकल गया, ये येलो वाला बाहर आ गया। अब येलो वाला जब बाहर आता देखना, ये रेड वाला यहाँ भी देख रहे हो उसके बगल में है ना, थोड़ा जल्दी हो गया, यहाँ बताता हूँ मैं। ये हो गया बोमेंस कैप्सूल के बारे में जो मैं कह रहा था, दिस इज कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे ब्लड जो है, ये ब्लड स्ट्रीम आया, ब्लड के पास, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये ग्लोमुलर दिस इज पूरा कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। और इसी वुमेन्स कैप्सूल में दिस इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस में हाई वही प्रेशर डिफरेंस के कारण जो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे इसमें आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी, ठीक है। और ये इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, जैसे पोटेशियम वगैरह, जो ग्लूकोज वगैरह सॉल्ट होते हैं, वो इसमें घुल जाते हैं। अब पता है कि बॉडी जो है हमारा ना एकदम चूस चूस के जितना इंपॉर्टेंट रहता है ना, सारा तो एकदम ले ही लेता है भैया, कैसे भी हो। फिर बॉडी क्या करेगा? जैसे यहाँ पे आप जाएगा ना, ये जैसे ही जाने वाला रहता है किसको बाहर करने वाला, वैसे ही यहाँ पे ये जो पीसीटी में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से फिर से प्रेशर डिफरेंस के कारण जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फिर से हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी इस कैपिलरीज में फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और लास्ट एट द एंड जो बचता है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी डीसीटी के हेल्प से ये कंडक्टिंग ट्यूब में चेंज हो जाता है। और ये कंडक्टिंग रहेगा, आपको पता है कहाँ ले जाएगा? ये ले जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ यूरेथ्रा से रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये समझ में आया आपको? बोमेंस कैप्सूल होता क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम जैसे हमारे में एक्सक्रीशन होता है वैसे ही प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट के जो एक्सक्रीशन तो सर हमें तो दिखता नहीं, अरे भैया जो उसके कभी कभी देखते हो जो प्लांट होता है ना, उनमें गम्स निकलते हैं। गम्स जब आप देखोगे कि गम्स रेजिन्स वगैरह जिससे रबर वगैरह बनते हैं, वो उनके दरअसल ना, जैसे हम लोग और भी जैसे पत्तियां हैं जो नीचे गिरते हैं, वो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही हैं। पहला तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन जो रिमूव करता है, जो हम लोग लेते हैं, समझ रहे हो, उसका एक्सक्रीटरी हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन ले लिए कब? जब वो स्टोमाटा पोर ओपन किया तब ऑक्सीजन उसका वहीं से गैस एक्सचेंज खत्म हो गया। उसके बाद वहां से हमारा लीव्स तो बचा, वो भी लीव्स मिल गया, उस तरह से सेफ। और जो रेजिन्स गम्स हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए प्लांट के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियली होता है चैप्टर खत्म। अगर हम एक बार और समरी अगर हम आपको बताएं तो समरी एक बार यहाँ समरी के लिए हम आ जाते हैं। शुरू में जब भी हमने स्टार्ट किया तो हमने पहले आपको बताया यही कि जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताया। फिर यहाँ से हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ गए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। फिर यहाँ से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में हमने बताया न्यूट्रिशन आपको। फिर वहाँ से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने अच्छे से पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे फूड स्मॉलेस्ट में चेंज होता है, और वो जो फूड अल्टीमेटली ऑक्सीजन के कंबाइन यानी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के कंबाइन से वो हमारा जो है एनर्जी में चेंज होता है। और जब ये एनर्जी में चेंज होता है उस टाइम रेस्पिरेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, एक हमारा लंग्स का काम जो कि फिल्टर करने का काम है, और दूसरा हार्ट का काम जो कि पंप करने का काम है, पंप ऑर्गन कहते हैं। और यहीं पे हमने क्योंकि रेस्पिरेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन के बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में हमने जनरली जो पढ़ा मेन चीज वो पढ़ा हमने ब्लड के बारे में। और ब्लड के बाद हमने वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड डिफरेंट टाइप मतलब ब्लड के कंपोनेंट किए, सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट, लिम्फ के बारे में भी, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अलग से पढ़ा। उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है। नई वीडियो के लिए इसलिए क्या कि आपको अगर नया वीडियो आपको देखने का मन करे तो उसमें आपको अच्छा लगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम थैंक यू आपसे अलविदा लेते हैं। और आपके लिए ये रहा ठीक है, धन्यवाद।